what is childhood trauma? Basically, childhood trauma is, I will say कि unresolved emotional data है. Excessive of dopamine भी हार्मफुल हो अच्छा, सकता है. ज्यादा खुशी भी हार्मफुल ज़्यादा harmful हो सकती वीक लोग ही डिप्रेस्ड होते हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं है. लोग क्या कहेंगे, लोग हाँ. मेरे बारे में क्या मैं सोचेंगे, दिमाग के डॉक्टर के पास मैं जा पागल तो नहीं हूँ. दुनिया जो है वो सेफ नहीं है. आगे जा कर के फिर वही लो सेल्फ एस्टीम, अटैचमेंट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, एंजाइटी, इमोशंस को आप राइट डाउन करना स्टार्ट करिए. आप एक डायरी बनाइए, उसमें आप इमोशंस लिखिए. आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए. डिप्रेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ को लेकर के अचानक से कभी मन आपका ख़राब हो गया तो वो डिप्रेशन नहीं है. खुद डायग्नोस नहीं करना है, सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है. पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि वो नेगलेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को या डिसमिस कर देते हैं कि ये कुछ नहीं होता, अब बड़े बन जाओ, बच्चों की तरह बिहेव मत करो. जिन लोगों को पहले ही इश्यूज़ हैं, एंजाइटी इश्यूज़, तो अगर उनमें कैफीन इंटेक बढ़ता है तो उनको एंजाइटी इश्यूज़ बढ़ जाते हैं. एंजाइटी का बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या तो हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं. कोई बहुत स्ट्रेस लेता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं. बाल सफ़ेद हो जाते हैं. ब्रेकअप्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइटी ट्रिगर कर जाते हैं. सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि नजर लग गई. कुछ नज़र लग गई या कुछ भूत प्रेत का चक्कर हो गया है. हाँ. इस तरह की बातें मन में आती हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू CCN डिजिटल, जिसमें आज हम मन की बात साइंस के साथ जानेंगे. हम देखेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारे इमोशंस हमें कैसे कंट्रोल करते हैं और आखिर में हम अपने आप को अच्छा कैसे महसूस करवा सकते हैं. और इन सभी सवालों के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं डॉक्टर रोहित तिवारी, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट. उनसे हम एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानेंगे. बेसिकली ये पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर होने वाला है. सो वेलकम डॉक्टर रोहित तिवारी, होप यू आर डूइंग वेल. Thank you for inviting me here. Myself, Dr. Rohit Tiwari. I am currently working as a consultant psychiatrist in a tertiary care center. I have done my MBBS from Punjab and I have done my PG from Haryana, PGI Rohtak. सबसे पहले आप हमें ये डिफ़ाइन कीजिए कि आखिर ये साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं. और मार्केट में इतनी सारी टर्म है, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, इनमें इन सब में डिफरेंस क्या है? Psychiatrist, psychologist, we all deal with the psychiatric illnesses. बट जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है. जैसे साइकियाट्रिस्ट हैं, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड द बायोलॉजिकल थेरेपीज़. जैसे आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ जो होती हैं, दे आर मोर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद द साइकियाट्रिक कंडीशन थ्रू द बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस. बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड द थेरेपीज़. जैसे CBT, DBT, इस तरह की थेरेपीज़ होती हैं, वो चीज़ वो कवर करते हैं. अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारी डिफरेंट थेरेपी होती है कि कोई डॉक्टर कहता है कि अपने पसंद का काम करो, कोई नेचर से जुड़ने को कहता है, तो ये सब साइकियाट्रिस्ट ही हमें प्रिस्क्राइब करते हैं. हाँ, साइकियाट्रिस्ट भी एडवाइस करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी एडवाइस करते हैं. इनमें डिफरेंस क्या है? मीन्स डिफरेंस जैसे कि ना, जैसे काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जो साइकियाट्रिस्ट बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, इट्स जस्ट ए टॉकिंग, है ना. ये चीज़ें तो हम अपने फैमिली में भी कर लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हमें गाइड करते हैं इस तरीके की चीज़ों के लिए. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. जो साइकियाट्रिस्ट करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, दे आर मोर ऑफ स्ट्रक्चर्ड थेरेपी, है ना. उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू उसको फॉलो कर करके और उस तरीके से इंटरवेंशन किया जाता है. इट्स नॉट जस्ट कैजुअल कन्वर्सेशंस. अब हम ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है. देखो, अभी किसी से भी हम मिलते हैं, सब यही कहते हैं बहुत स्ट्रेस हो रहा है. आखिर ये स्ट्रेस है क्या? और डेली लाइफ में अगर हमें स्ट्रेस ज़्यादा है, हमें कब पता चले कि अब ये हो गया है, बॉडी हमें साइंस दे रही है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, स्ट्रेस बहुत कॉमन हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. बेसिकली स्ट्रेस कोई बुरी चीज़ नहीं है. स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है. जो कोई भी एक थ्रेट कंडीशन होती है, जैसे कि आप किसी भी थ्रेटनिंग कंडीशन में हैं, कोई इनकन्वीनियंस है आपको, तो बॉडी आपको अलर्ट करती है कि अब आपको अलर्ट हो जाना है इससे डील करने के लिए. तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो टर्मिनोलॉजी होती हैं. एक हम बोलते हैं यू स्ट्रेस मतलब अच्छा स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करता है. जैसे आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एकेडमिक प्रेशर है, नाउ यू हैव स्ट्रेस कि मुझे पढ़ना ज़्यादा है ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ. It is a kind of use stress and it is very motivating Good and it is a good stress. But there is a different stress that is known as distress. उसमें क्या होता है कि
आप कॉन्स्टेंटली वरी किए जा रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे उसके लिए, और आप अपने पार्ट पे कुछ और नहीं कर रहे और एक ही चीज़ बार बार सोचे जा रहे हैं, तो वो क्या है, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो डिस्ट्रेस जा करके बहुत सारे केमिकल चेंजेस ब्रेन में करता है, जिस कारण से आपको साइकेट्रिक इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, तो वो बॉडी कैसे साइंस बताती है कि अब ये मेरी बॉडी में चेंज आ रहा है, तो मैं इसे नोट करूं और डॉक्टर के पास जाऊं? हाँ, इसके लिए भी जैसे बहुत ज़्यादा हमें क्वेरीज आती हैं कि वो ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो हुँ, सबकी लाइफ में है। हुँ, सिमिलरली एक वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, डिप्रेशन हो गया हुँ, है ना? तो अब क्या हर एक उदासी डिप्रेशन है? तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मल लो फील करना बहुत कॉमनली सबको होता है। कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है, हुँ, आज किसी से आपकी कोई लड़ाई हो गई है हुँ, या किसी बात पे आपका कन्फ्लिक्ट हो गया है, तो आपको यूजुअली इस तरीके के लो मूड, एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। हुँ, बट कब वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं? अगर आप कॉन्स्टेंटली लो फील कर रहे हैं, ऐसा है कि कई बार वो सिचुएशन चली भी जाती है, हुँ, कोई कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व भी हो चुका है, हुँ, बट आप फिर भी उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, 2 दिन 4 दिन वो चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बट आप फिर भी उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, आप ओवरवेल्म्ड हैं, आपको एनजाइटी बार बार हुँ, हो रही है। नाउ दिस इज़ द टाइम यू शुड कंसल्ट अस डॉक्टर। डॉक्टर। ठीक है। हम कैसे पता लगाएँ कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है? मीन्स समझ लीजिए किसी को स्ट्रेस है, वो बहुत फेस कर रहा है चीज़ें, अब उससे कंट्रोल नहीं हो रही है। तो अब मैं कैसे पता लगाऊँ कि मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, यूजुअली क्या है, मोस्ट ऑफ द साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं उसमें हम कंबाइंड इंटरवेंशन करते हैं। कंबाइंड इंटरवेंशन मीन्स कि हमें बायोलॉजिकल इंटरवेंशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम मेडिकेशन से करते हैं, और हमें थेरेपी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड बोलते हैं, जहाँ दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती हैं। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर ज़रूर है कि कई बार सिम्पटम्स उतने सीवियर नहीं होते, बहुत माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं, जहाँ हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस प्रेफ़र करते हैं, थेरेपीज़ प्रेफ़र करते हैं। बट जहाँ पे सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे कई बार इमीडिएट रिलीफ के लिए हमें मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं, जिससे हमें इमीडिएट रिलीफ और आउटकम बेटर हो जाता है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ मेंटल हेल्थ के, वो आपको खुद ही बता देंगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, आप एक साइकियाट्रिक कंसल्टेशंस लेंगे, हुँ, जैसे अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुँ, हैं, तो साइकियाट्रिस्ट आपको अच्छे से गाइड करेंगे। हुँ, अगर उनको लगता है हुँ, कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, हुँ, तो वो खुद भी थेरेपी कर सकते हैं और वो हुँ, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकते हैं हुँ। थेरेपी के लिए। ठीक है। क्या मिथ्स हैं कि मतलब कि हम सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को लेके सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन जो डॉक्टर है वही बता सकते हैं कि ये मिथ है और ये रियलिटी है। ऐसी क्या चीज़ें हैं? हाँ, काफ़ी सारे मिथ्स हैं, जो सबसे कॉमन मिथ जो हम देखते हैं आज के डेट हुँ, पे, वो ये है कि कई लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि साइकियाट्रिक इलनेस होना हुँ, एक कैरेक्टर की वीकनेस है। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि कहीं एक पर्सनैलिटी में वीकनेस है या हुँ, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, हुँ, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, साइकियाट्रिक इलनेस का एक बहुत ही क्लियर कट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हुँ, है ना? बहुत सारे, जैसे कि बहुत कॉमनली आपने सुना भी होगा, जिन्होंने कई बार, जो पेशेंट्स हैं हमारे, जो थेरेपीज़ ले भी चुके हुँ, हैं, जो ट्रीटमेंट ले चुके हुँ, हैं, तो उनको कई बार हम बहुत सिंपलर वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, है ना? केमिकल लोचा जो बोलते हैं लोग, है ना? आपने वो मूवी देखी होगी, ये संजय दत्त वाली मूवी जो मुन्ना भाई एमबीबीएस आई हाँ, थी, तो उसमें भी संजय दत्त को भी ऐसे गांधी जी दिखने लग गए थे। हाँ, हाँ, तो हाँ। अच्छा, दैट वो वाज़ अ भी एक काइंड ऑफ, मेडिकल इलनेस है। दैट वाज़ अ काइंड ऑफ ए केमिकल इम्बैलेंस, अच्छा, है ना? तो केमिकल, जैसे कि हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन बहुत कॉमनली हमने सुना है, जो या कि हाँ। रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम कैसा फील करते हैं, हम हुँ, हैप्पी फील करते हैं, सैड हुँ, फील करते हैं, उसके हुँ, लिए रिस्पॉन्सिबल होता हुँ। है ना? तो उनका इम्बैलेंस हो जाता है, और वो इम्बैलेंस इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस। अच्छा डॉक्टर, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता कैसे है? एक इंसान है, उसकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है, एकदम से उसे हुँ। पता चलता है कि नहीं, उसे तो एंग्जाइटी है, उसे तो स्ट्रेस है। क्या बॉडी में ऐसा वो क्या गलत कर रहा है कि उसको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं? देखिए, जो साइकियाट्रिक इलनेस है ना, हुँ, उनका जो ओरिजिन होता है मल्टीफैक्टोरियल है। हुँ, मल्टीफैक्टोरियल मल्टीफैक्टोरियल मीन्स कि देयर इज़ ए एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, हुँ, देयर इज़ ए एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट जो भी है आपका, हुँ, एंड देयर इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इमोशनल कंपोनेंट,
है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बायो साइको सोशल मॉडल बोलते हैं हम इनको। तो कुछ चीज़ें तो बायोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल इन द सेंस कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वो सारी चीज़ें हैं। कई बार कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं, अच्छा। कुछ जेनेटिक्स भी पार्ट प्ले करते हैं कि आपका मेकअप, जेनेटिक मेकअप कैसा है, फैमिली हिस्ट्री है नहीं है साइकेट्रिक इलनेस की। सिमिलरली कई चीज़ें एनवायरमेंटल होती हैं कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है ना। कई बार आपकी डेवलपमेंट कैसी है, आपकी पेरेंटिंग कैसी रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइकेट्रिक इलनेस के लिए। बाकी दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि इम्बैलेंस हो कैसे जाता है, तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम, जो मैंने पहले ही बताया कि देयर इज़ अ रिलीज ऑफ एन हार्मोन कॉर्टिसोल बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स के लिए, जो अलर्ट रखता है हमें, है ना। तो अगर थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो एक्टिवेट हो रहा है तो इट्स अ गुड रिस्पॉन्स। बट अगर हम कांस्टेंट वरी में हैं, अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो इंक्रीज हो गया? जैसे कोई सिचुएशन है, थ्रेटनिंग है कुछ, कि इमोशनली चीज़ से हम डील कर रहे हैं और वो हो गई, तो हम कैसे पता चलेगा कि हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है? इम्बैलेंस ऐसे आउट ऑफ नोवेयर एकदम से सडन नहीं होता है। जैसे अगर आप कभी किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं, कोई क्राइसिस लाइफ में चल रहा है, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, तो वो एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स है कि कॉर्टिसोल का लेवल यूजुअली बढ़ जाता है ना। बट वो अपने आप फिर लेवल मेंटेन हो जाता है वंस द एंजाइटी इज़ रिलीज्ड, वंस द एंजाइटी इज़ रिजॉल्व्ड, तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। बट अगर आप कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट एंजाइटी में हैं, आप हमेशा परेशान हैं चीज़ों को लेकर के, तो वो एक कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा ही रहता है। तो वो आपका बॉडी जो है वो हमेशा एक्टिवेटेड अलर्ट मोड पे रहेगा। अब अलर्ट मोड पे हमेशा रहेगा तो आपकी स्लीप हैबिट्स ख़राब होंगी, आपका स्लीप ख़राब हो जाएगी, है ना। फिर वो धीरे धीरे ऑनसेट होकर के फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं और फिर बाकी सिम्टम्स आने लग जाते ठीक हैं। है, अगर बात चल ही रही है कि सिम्टम्स क्या रहते हैं, तो मैंने सुना मैन एंड वुमेन में सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं कि पता लगे कि हाँ मेंटल इलनेस है हमें? देखिए, मैन एंड वुमेन दोनों ही बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं, दोनों की बॉडी बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं, दोनों के केमिकल रिस्पॉन्सेज भी कुछ हद तक डिफरेंट हैं। सिमिलरली जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है वो भी दोनों का डिफरेंस है। दोनों का वर्क प्लेस पे जो इश्यूज आ रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। लाइफ में कई माइलस्टोन्स होते हैं जो मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं, है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे हम चाइल्ड बर्थ होती है या प्रेगनेंसी है ना, कितना मेजर क्राइसिस है वुमेन की लाइफ में। तो उस टाइम पे वैसे भी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। तो उस कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो वो उस टाइम पे बहुत प्रोन रहते हैं साइकेट्रिक इलनेस को। तो बहुत कॉमन हो जाता है, हमने देखा है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम साइकोसिस, इस तरह की साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सिमिलरली मेल में अलग चीज़ें हैं। मेल में हमने ये देखा है कि सब्सटेंस यूज़ बहुत कॉमन रहता होता है। तो सब्सटेंस यूज़ जैसे अल्कोहल हो गया, है ना, या किसी और तरह का हम सब्सटेंस ले रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, तो कई बार फिजिकल बॉडी में भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बाल झड़ना, या मतलब वेट का ऊपर नीचे हो जाना, ये सब? हाँ, यूजुअली बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेसेस में ऐसा होता है। जैसे वेट गेन हो जाता है कई बार, क्योंकि क्या होता है कि ना, जब आप डिप्रेस फील करते हो या आप डिप्रेसिव फेज़ में होते हो, तो उस टाइम पे आपका कुछ करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। और कई बार वो स्ट्रेस में ओवर ईटिंग होती है और आपकी लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी हो जाती है, काफ़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। और फिर हार्मोनल चेंजेस जैसे मैंने बताया वो भी होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओबेसिटी बहुत कॉमनली हो जाती है, वेट गेन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर वेट गेन के अलावा जो वेट गेन के साथ चीज़ें होती हैं, वो क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ हाइपरटेंशन आने लग जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाती है कई बार लोगों को। तो कई मेडिकल इलनेसेस के लिए भी स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर, अभी तक आपने कौन सा ऐसा बहुत बड़ा केस हैंडल किया है कि यस कि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हाउ टू डील? केसेस यूजुअली बड़े छोटे इस तरीके से हम टैग नहीं करते। हाँ, कुछ केसेस अपने आप में यूनिक होते हैं, थोड़े चैलेंजिंग होते हैं। मैं मोर ऑफ एक कॉमन केस बताना चाहूँगा रैदर देन कोई बहुत बड़ा या चैलेंजिंग केस।
जो हमारे पास आते हैं अनडायग्नोज रहते हैं और क्या इश्यूज रहते हैं। तो देयर वाज अ मेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 34 ईयर ओल्ड थे वो। तो उनको इनिशियली इस तरह के सिम्टम्स आने लग गए जैसे एसिडिटी, पैल्पिटेशंस। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं मुझे। तो उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को विज़िट किया। तो उनके सारे टेस्ट वगैरह हुए, इवन ईको वगैरह हुआ, ईसीजी वगैरह हुआ, सारे टेस्ट नॉर्मल आए। तो फिर कुछ टाइम तक कुछ ट्रीटमेंट भी चला उनका, बट फिर वो ठीक नहीं हुए। फिर उसके बाद उनको ग्रेजुअली और सिम्टम्स बढ़ गए और अदर सिम्टम्स आने लग गए। डिस्पेप्सिया होने लग गया, हेडेक होने लग गया। तो उन्होंने फिर और मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया, गैस्ट्रो वालों को दिखाया। तो इवेंचुअली उन मल्टीपल टेस्ट हर जगह जहाँ गए वहाँ कुछ टेस्ट हुए, सभी नेगेटिव आए, कुछ ऐसा कुछ आया नहीं जो ये एक्सप्लेन करता हो कि उनको इतने सारे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। तो फिर किसी फिजिशियन ने ही उनको सजेस्ट किया कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो पहले उनके मन में काफ़ी हेजिटेशन थी कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ, ये तो बहुत फिजिकल सिम्टम्स हैं, मतलब मीन्स इसमें इसमें माइंड का क्या लेना देना। हाँ, सोसाइटी ने एक बैरियर बना रखा है। हाँ, और एक टैग होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हाँ, मेरे बारे में क्या कि मैं सोचेंगे, दिमाग के डॉक्टर के पास मैं जा रहा पागल तो नहीं हूँ। हाँ। इस तरह के थॉट्स आते हैं, ऐसे हेजिटेशन रहती है। आसपास के लोग भी मजाक उड़ाने लगते हाँ, ऐसा ये भी डर रहता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। बट ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे जो साइकियाट्रिक इलनेसेस होते हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड ही होते हैं, वो बहुत और नॉर्मल बहुत चीज़ कॉमन भी हैं। हाँ। और वो भी ऐसे बायोलॉजिकल, जैसे आपके बाकी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वैसे ये बायोलॉजिकली रिलेटेड हैं। तो उन्होंने कंसल्टेशन ली और फिर हमने उनका ट्रीटमेंट किया और उनको फिर हमने अच्छे से समझाया कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं और आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे होते हैं तो उसमें कई बार फिजिकल सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, जैसे कि बॉडी एक होना, हेडेक होना, है ना, या एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के इश्यूज मेंटल हेल्थ क्राइसिस में भी हो जाते हैं। तो वो जब उनको समझ में आया, उन्होंने ट्रीटमेंट हमने इनिशिएट किया, विद इन 2-3 मंथ्स उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। तो बेसिकली मैं इस केस से ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार बहुत ही अनडायग्नोज रहता है, कई बार अवेयरनेस बड़ी पुअर होती है, कई बार स्टिग्मा अटैच होता है, उस कारण से हम नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस कारण से ट्रीटमेंट जो बहुत इनिशियली मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिलता और पेशेंट हमारा बहुत टाइम तक अनट्रीटेड रहता है। मैंने बहुत सुना है चाइल्डहुड ट्रॉमा कि मीन्स कि हमें चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हमने बचपन में ये फेस किया है तो अब हम ये दोबारा फेस नहीं कर पाते। सो व्हाट इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा, और अगर किसी को इससे बाहर निकलना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़, आई विल से कि अनरिजॉल्व्ड इमोशनल डाटा है जो आपके सबकॉन्शियस में प्रेजेंट है। अब होता क्यों है ये? अब इसके रीजंस ये हैं, जैसे किसी का चाइल्डहुड वाकई डिफ़िकल्ट रहा हो, जैसे पेरेंट्स में सेपरेशन है या अब्यूज़ की हिस्ट्री है, इट मे बी फिज़िकल अब्यूज़, इट मे बी सेक्सुअल अब्यूज़, इट मे बी वर्बल अब्यूज़, ठीक है, बहुत क्रॉनिक नेगलेक्ट है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या कई बार क्या होता है पेरेंट में सब्सटेंस यूज़ की प्रॉब्लम होती है ना। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो इस कारण से क्या होता है, बच्चे को बचपन में ही बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड फील होता है या रिजेक्टेड फील होता है, और फिर ब्रेन ना इस चीज़ को इस तरीके से लेता है, वो एक सिग्नल पकड़ लेता है कि दुनिया जो है वो सेफ़ नहीं है। तो इस कारण से जब आगे जा कर के फिर वही लो सेल्फ एस्टीम, अटैचमेंट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, एंजाइटी, या ये लोनलीनेस, बहुत इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत तो कॉमन वर्ड्स हैं, ट्रस्ट इशू, लॉनलीनेस, ये सब कुछ। तो ये सारे इश्यूज आगे जा कर के आते हैं। आप इस तरीके से समझ लीजिए इसको, जैसे कि कोई घर की दीवार बनी हुई है ना, अभी वो कच्ची है और उसमें दरार पड़ गई, तो हो सकता है वो इमीडिएटली ना गिरे, आगे दिक्कत देगी। पर आगे जा कर के उस पर मजबूत घर बनाना मुश्किल है। तो यही रोल रहता है चाइल्डहुड ट्रॉमा का आगे जा कर के साइकियाट्रिक इलनेसेस में। ठीक है, तो इससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना है कि मीन्स किसी कोई डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, सो वो अपने आप से क्या कर सकता है? पहले तो देखिए, साइकियाट्रिक कंसल्टेशन लेना या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना मैं मानूंगा बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में, क्योंकि जो चीज़ें हैं जो आप अपने पार्ट पे कर पाते हैं, जैसे कई बार इमोशनल सपोर्ट जो आपको फ्रेंड से मिलता है या फैमिलीज़ या किसी और क्लोज रिलेटिव से मिलता है, तो वो हेल्प तो करता है,
पर वो क्या है कि कई बार सिवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है उन चीज़ों की कि वो उससे मैनेज नहीं हो पाता, फिर वो प्रोलॉन्ग चला जाता है और फिर उसका आउटकम पुअर हो जाता है। तो साइकियाट्रिक कंसल्टेशंस लेना मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है इस केसेस, ऐसे केसेस में। उसके अलावा भी जैसे हम भी बताते हैं, बहुत सारी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। पहली बात तो उस चीज़ को एड्रेस करना है, उससे एस्केप नहीं करना है। जो चीज़ें हुई हैं आपको, खुलकर और सामने रखनी है। उनको लेकर के जो इमोशंस आ रहे हैं आपको, उनको एक्नॉलेज करना है। अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। अगर आप सप्रेस करेंगे तो वो टेम्परली सप्रेस हो जाते हैं, बट लॉन्गर टर्म पे एज अ वो फिर। डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप घर पे रह के ये सब चीज़ें अपने साथ कर सकते हैं, सो आप थोड़ा कोप अप कर सकते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा से? कोपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी तरह के आपको इश्यूज आ रहे हैं तो आप, जैसे कि कई बार हम बताते हैं कि इमोशंस को आप राइट डाउन करना स्टार्ट करिए। आप अच्छा। एक डायरी बनाइए, उसमें आप इमोशंस लिखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, या कोई इंसिडेंट्स है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। तो वो एक बार क्या है, इमोशन वेंट आउट हो जाते हैं इस वे में। आपने लिख दिया तो वो एक बार आपके दिमाग से निकल जाते हैं, तो वो रिकरेंट थॉट्स नहीं आते हैं उस चीज़ के लिए। तो एक ये हैबिट, डायरी राइटिंग की हैबिट बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। बट अदर जो नॉर्मल हैबिट्स होती हैं, जैसे आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, है ना। और आप अपने अंदर जो भी इमोशंस हैं उसको चैनलाइज करिए, है ना। आप आर्टिस्टिक वे में भी चैनलाइज कर सकते हैं। कई लोग की हॉबीज़ होती है, पेंटिंग वगैरह होती है। या तो आप उस चीज़ को फाइंड करिए कि आप ढूंढिए कि क्या आपके अंदर है उस चीज़ को, और फिर उसको चैनलाइज करिए उस वे में। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या कैंसर तक पहुंच सकता है? मैंने बहुत स्टडी किया तो मुझे पता चला कि डिप्रेशन और ये सब बड़ी बीमारियों का रोल हो सकता है। कैंसर या डायबिटीज़, जो भी बड़ी बीमारियां हैं वो डिप्रेशन की वजह हो सकती है। देखिए, कैंसर के साथ मैं डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बट जो बाकी मेडिकल इलनेसेस की आप बात कर रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, है ना, जो हम इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है आजकल तो कि अगर आपको कैंसर है तो मेडिटेट कीजिए, क्या पता आपका कोई ट्रॉमा है वो हील्ड है, इसलिए आपको कैंसर है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन मैंने कहीं नहीं पढ़ा है ऐसा। हाँ, ये ज़रूरी है कि वाइसे वर्सा ज़रूर हो सकता है कि हाँ, ऐसे इलनेसेस में, कैंसर जैसे बड़ी बीमारी में आपको अदर साइकियाट्रिक इश्यूज आ सकते हैं। उसमें एनजाइटी, डिप्रेशन आपको हो सकता है, बट एनजाइटी, डिप्रेशन के कारण डायरेक्ट कोरिलेशन कैंसर का नहीं होता। अच्छा। ये ज़रूर है कि आपको अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर, और वो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आपको कोई आगे जा कर के मेजर मेडिकल इलनेसेस हो। दो वर्ड्स है जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। दोनों में क्या फ़र्क है? एक वर्ड यूज होता है पैनिक अटैक्स। इन तीनों में क्या फ़र्क है? एनजाइटी और पैनिक अटैक्स तो मोर ऑफ ए सिमिलर एंटिटी है। डिफरेंस इसमें ये है कि एनजाइटी जो है, जैसे कि लेमन लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँगा, घबराहट जो हम बोलते हैं, एनजाइटी उसको बोलते हैं जो एक नॉर्मल सी घबराहट होती है, जो ग्रेजुअली होती है, या मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार सिचुएशन स्पेसिफिक भी होती है कि आपका पेपर आ रहे हैं, या आपको अपने वर्क प्लेस पे कोई काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसको आपने करना है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो आपको स्ट्रेस होता है या एनजाइटी होती है, तो नॉर्मल एनजाइटी हम उसको बोलते हैं। उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जीएडी, जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर, और भी तरह के एनजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर भी एक टाइप ऑफ एनजाइटी डिसऑर्डर ही है, पर इसमें क्या होता है, इसमें सडन ऑनसेट होता है, आउट ऑफ नोवेयर। कोई ऐसा सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है, आप बैठे हुए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, और एकदम से एनजाइटी, सडन एनजाइटी होती है। और बहुत एंग्जाइटी क्या होती है? मींस ऑडियंस को कैसे पता चले कि हमें ये हो रहा है, ये एंग्जाइटी है? एनजाइटी के कुछ साइंस होते हैं, फिजिकल साइंस भी होते हैं, है ना। जैसे कि घबराहट होती है, इसमें कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी हार्ट रेट बढ़ गई है, आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि आपका सर में चक्कर आ रहे हैं, या आपको हेडेक हो रहा है, या कई बार जीआई इश्यूज, पेट की परेशानियां होने लग जाती हैं, चेस्ट पेन वगैरह ये सब? चेस्ट पेन, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, या कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये सारे ही साइंस कई बार एनजाइटी के होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ये एनजाइटी को ही पॉइंट आउट करते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम एंग्जाइटी अटैक्स। ये एनजाइटी अटैक्स होते हैं अगर अंडरलाइंग आपको कोई और इश्यूज नहीं है तो। और डिप्रेशन क्या होता है? हर कोई कह देता है मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, कैसे पता लगा है कि नहीं हम लिटरली डिप्रेस्ड हैं? हाँ, डिप्रेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ को लेकर के अचानक से कभी मन आपका ख़राब हो गया तो वो डिप्रेशन नहीं है।
वो सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल है। कोई ऐसी बात हो गई जो आपको बुरी लग गई, तो हो सकता है कि आपका मन थोड़े टाइम ख़राब रहे। पर अगर वो परसिस्टेंट है, आप चौबीसों घंटे यही परेशान हैं, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, फिर उसमें अदर सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं ग्रेजुअली। जैसे आपकी नींद ख़राब हो जाएगी, आपको शरीर में ताकत उतनी महसूस नहीं होगी, पहले जो आप काम कर पाते थे वो आपको करने में दिक्कत आ रही है, लोगों से बातचीत आपने बंद कर दी है। तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण आते हैं। तो इन सब को मिला करके बाकी ड्यूरेशन कैसी है, कितनी है, ऐसा नहीं है, 1-2 दिन वाले सैडनेस को हम डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। तो खुद डायग्नोस नहीं करना है, सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हाँ, है। हर कोई गूगल करने हाँ, लगता वो है। आपको बेटर बता पाएंगे। ठीक है। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था यूनिसेफ की कि 14% ऑफ यंग इंडियंस आर डिप्रेस्ड 15 से 20 की एज के। सो ये सोशल मीडिया की वजह से है या पहले भी हुआ करता था या कोई से अवेयर नहीं था कि दिक्कतें तो लोगों को पहले भी थी ना, स्ट्रेस सबकी लाइफ में था, लेकिन अब क्यों चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, सोशल मीडिया का रोल दोनों पार्ट पे है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए भी है और नेगेटिव मेंटल हेल्थ के लिए भी है। और जो आप डाटा बता रहे हैं, अब ये है कि ऑल्दो ये एक्सेप्ट करना इजी है कि अब ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, जो वाई? प्रेवलेंस रेट है वो बढ़ता जा रहा है और मल्टीफैक्टोरियल है, जैसे मैंने पहले भी बताया। बट सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल इसमें है। पॉजिटिव रोल अगर मैं ये कहूँ, जो मेंटल हेल्थ हमारी ठीक रखने में हेल्प करता है, तो उसमें ये है कि आप कनेक्टेड फील करते हैं, आप अपने किसी दूर के कलीग के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप बात कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं अपने मोमेंट्स फ़ोटोज़ के थ्रू। पर प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि जब आप कंपैरिजन पे आ जाते हैं, आप कंपेयर करने लग जाते हैं। आप सोशल मीडिया की बहुत सारी फीड बहुत क्यूरेटेड होती है ना, एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, वहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी दिखाई जाती है, बहुत ग्लैमरस दिखाई जाती है। तो आप जब कॉन्स्टेंटली आप उसको कंपेयर करने लग जाते हैं, आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि यार ये लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ कितनी बेकार है। तो इस तरह के कंपैरिजन से फिर इनएडिक्वेसी आ जाती है, आप अपने आप को कम समझने लग जाते हैं। मैंने नोट किया कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। पहले इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, सोशल मीडिया की वजह से हर किसी को लगता है कि अच्छा ये इतनी सी एज में इतना आ गया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा है, इंडियन कल्चर में हम कम्युनिटी ड्रिवन कल्चर है हमारा। हम बहुत ज़्यादा, हमें फ़र्क पड़ता है कि नेबर क्या कर रहा है, रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं हमारे। तो वही बात है कि अगर हम, देखिए, खुशियाँ शेयर करना गलत बात नहीं है, बट अगर आप खुशियों को मेजर करने लग जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियों की शुरुआत हो सकती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते रहते हैं, हम मेजर करते रहते हैं कि उसने इतना किया, हमने कितना किया। तो ये कंपैरिजन आपको हटाना पड़ेगा, ये मेजरमेंट आपको हटाना पड़ेगा। आपको अपने लिए जो आपको लगता है आप बेटर कर सकते हैं वो बेटर करना है, जो आपके रीच में है आपको चीज़ें वैसे करनी है। सोशल इवेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रहता है कि हमारे रिलेटिव्स ऐसा कर रहे हैं तो हम उनसे भी धूमधाम करेंगे, तो उसके लिए आप लोन ले रहे हैं, आप फिर वो फिर फाइनेंशियल डेप्ट में आप आ जाते हैं, फिर उसका अलग स्ट्रेस आता है, फिर अलग मेंटल हेल्थ क्राइसिस आते हैं। बिल्कुल। एक वर्ड बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, फोमो। टीनेजर्स अच्छे से इस वर्ड को जानते हैं, फोमो। अगर हम किसी कॉन्सर्ट में नहीं गए, बहुत ट्रेंडिंग है, फोमो हो रहा है, मैं डिप्रेस्ड हो गया हूँ। सो ये चीज़ें भी बहुत बच्चों पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, टीनेजर्स पर खासकर। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब बेसिकली मैं ये फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं बोलूँगा, मैं इसको ये बोलूँगा कि आप आप इस चीज़ से डरते हैं कि आप उसे कलेक्टिव मेमोरी है उसका पार्ट नहीं है। हाँ। वो लोग इतनी बढ़िया मेमोरी बना रहे हैं, लोग कंसर्ट में गए हुए हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप उसका पार्ट नहीं है, तो आपको उस चीज़ से डर लगने लग जाता है। तो बिल्कुल फोमो जो एक है आज की, टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसी वो घर में या कहीं भी बताएंगे कि नहीं हमें कुछ मेंटल इलनेस है, तो उन्हें क्या सुनने को मिलता है, हमने तो इतना सहा है, तुमसे इतना नहीं हो पा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एंग्जाइटी के साथ लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो उसे कैसे ट्रीट करना है। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि किसी को एंग्जाइटी डिप्रेशन है, हम उसे कैसे ट्रीट करें। सबसे पहले तो अगर किसी को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, तो उसको वैलिडेट करना ज़रूरी है, उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, सामने वाला कैसे ट्रीट करे उस इंसान को। उसको डिसमिस नहीं करना है। अगर आपके पास कोई आ रहा है, ये बता रहा है कि उसको इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने उसके इमोशंस को डिसमिस नहीं करना है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं, जैसे
इवन फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है, कई बार पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि वो नेगलेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को या डिसमिस कर देते हैं कि ये कुछ नहीं होता, अब बड़े बन जाओ, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तो इस तरीके से आपके इमोशंस डिसमिस हो जाते हैं। तो वो फिर बढ़ते रहते हैं, पाइल अप होते रहते हैं, फिर आगे जा कर के एक मेजर मेंटल इलनेस का रूप ले लेते हैं। तो पहली बात है, आपने उसको एक्नॉलेज करना है। फिर उसके बाद आपको हेल्दी कोपिंग हैबिट्स जो हैं उनको सीखना है, उनको फॉलो करना है ना। एक दोस्त से बात कर लिया 5-10 मिनट, कई बार वो चीज़ें हेल्प करती हैं। आपने म्यूज़िक सुन लिया, कई बार वो चीज़ें हेल्प करती हैं। आपने थोड़ी देर मेडिटेट कर लिया, वो चीज़ें हेल्प करती हैं। आपने अपनी स्लीप इम्प्रूव कर ली, आपने अपना जो फूड इनटेक है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर ली, आपने कैफ़ीन इनटेक अपना कम कर लिया। तो अच्छा, ऐसे कैफीन से दिक्कत होती है कि कैफ़ीन से बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। कैफ़ीन से एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को पहले ही इश्यूज़ हैं एंजाइटी इश्यूज़, तो अगर उनमें कैफ़ीन इनटेक बढ़ता है तो उनको एंजाइटी इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है कि किसी को एकदम से एंजाइटी अटैक आया, ठीक है, हमें नहीं पता हमें अब क्या करना है, कि मीन्स मुझे एंजाइटी हो रही है या डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, तो कोई नहीं है मेरे आसपास, ना मैं किसी को बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ मैं नहीं बता सकती, तो एकदम से उस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आऊँ? इमीडिएट रिलीफ के लिए तो जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं वो है डीप ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं या रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो कर पाएँ, डीप ब्रीदिंग कर पाएँ, तो वो इमीडिएट रिलीफ देती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इमीडिएट रिलीफ उससे मिलता है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप वही फॉलो कर पाएँ। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बार बार ये चीज़ें हो रही हैं, तो अगेन यू हैव टू टेक अच्छा, मैंने ट्रेंडिंग अगेन सोशल मीडिया पे देखा था कि अगर किसी को हो रही है एंजाइटी तो वो 5 चीज़ों पर ध्यान दे, कुछ स्मेल करे, अच्छा कुछ टच करे, ये हाँ, टेक्निक मैंने सुनी है। हाँ, ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं इसको हम ग्राउंडिंग टेक्निक हाँ। बोलते हैं। देखिए, एंजाइटी का बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या तो हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं, इसीलिए हमें एंजाइटी हो जाती है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरीके की बातें, या पहले क्या हुआ मेरे साथ। तो एंजाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए होती है कि हम अपने प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे। ये जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं, ये बेसिकली हम इनको ग्राउंडिंग टेक्निक्स बोलते हैं, या आपको प्रेजेंट में रहना सिखाते हैं, है ना। एक बहुत कॉमनली आपने एक और चीज़ सुनी होगी, माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस भी बेसिकली जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपको प्रेजेंट की चीज़ों को समझना है, प्रेजेंट की चीज़ों में रहना है। तो मतलब ये आप, टेक्निक एंजाइटी को रिलीफ दे सकती है एकदम से? हाँ बिल्कुल, एंजाइटी क्या को रिलीव ये करती है पूरी ये। टेक्निक क्या है, क्या करना होता है इसमें? ग्राउंडिंग टेक्निक मतलब आप जिस भी चीज़ों को, जैसे आपके प्रेजेंट में आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, आपको उसके टच में रहना है, रेदर देन आप, अब जैसे मैं इस कमरे में आया हूँ, है ना, तो मैं यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ 1 घंटा बैठा और बाहर निकलने के बाद मुझे यही याद नहीं है कि कमरे में क्या था, कमरे की दीवारें किस कलर की थी, है ना, कमरे में टेबल पे क्या था, एब्सेंट मेरे माइंड। सामने कौन बैठा हुआ था, आपने अपना नाम बताया, मुझे आपका नाम ही याद नहीं रहा, तो मैं प्रेजेंट में हूँ ही नहीं, है ना। तो बेसिकली आपको प्रेजेंट में रहना आना चाहिए और आपको उस पर फोकस करना चाहिए, और बहुत हेल्प करती है एंजाइटी के लिए। क्वेश्चन सबके मन में होता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो होता है वो रात में वर्स क्यों हो जाता है, और अगर हमें इसे ठीक करना है तो अपनी स्लीप शेड्यूल हम कैसे ठीक करें? रात में वर्स्ट होने का कारण भी यही है कि यूजुअली जो मैंने आपको बताया, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, वो क्या होता है कि नाइट टाइम पे फॉल कर जाता है। नॉर्मल जो बायोलॉजी है उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट में फॉल कर जाता है। बट जिन लोगों में कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, वो थ्रू आउट द डे सोचते रहते हैं। देखिए, दिन में एक चीज़ ये भी है कि दिन में हम ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आसपास क्या काम है उसमें हमारा ध्यान लगा रहता है, तो वो जो थॉट्स होते हैं वो आपके सप्रेस हो जाते हैं। अब शाम को क्या होता है, रात को क्या होता है कि अब वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हट चुके हैं, तो अब आपका ध्यान, आपके थॉट्स उस तरफ जाते हैं जो भी, जिस बारे में आप सोच रहे हैं या जिस बारे में आप चिंतित हैं। तो एक तो रीज़न ये है कि डिस्ट्रैक्शंस हट जाते हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि जो कॉन्स्टेंटली वरी करते हैं या कॉन्स्टेंटली एंजाइटी रहती है जिनको, उनका कॉर्टिसोल लेवल रात को फॉल ही नहीं करता, वो रात को भी अच्छा। बढ़ा हुआ रहता है ना। तो कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा तो कॉर्टिसोल का एक ही काम है, वो आपको अलर्ट रखता होता है। तो इस कारण से आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। अब उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनेज आपको, आप एक हम स्लीप हाइजीन बताते हैं। स्लीप हाइजीन मतलब जैसे कि आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दीजिए, इवनिंग के बाद स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 कर दीजिए।
कैफीन इनटेक बंद कर दीजिए आप, हम्म, ठीक है। आप जैसे और भी चीज़ें हैं, अपना रूम साफ़ सुथरा रखिए, है ना। जिस रूम में सोते हैं उसमें एक डिम लाइट रखिए। हम्म, रात को अगर ऐसे थॉट्स आ भी रहे हैं कल क्या करना है, उसको राइट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन कर लेंगे तो आपको ये एनजाइटी नहीं रहेगी कि मैं कल भूल जाऊंगा। आपने एक बार लिख लिया तो आप सुबह उस चीज़ को देख करके दोबारा उस चीज़ के बारे में जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे उसको टैकल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आप उसको राइट डाउन कर लीजिए। सिमिलरली आप अपना बेडशीट क्लीन रखिए, है ना। बेड पे ऐसा नहीं है कि आप बेड पे ही खाना खा रहे हैं, बेड पे ही पड़े हुए हैं, बेड पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे एक वायरिंग हो जाती है। उससे ना आपका ब्रेन ये समझने लग जाता है कि ये पढ़ने की जगह है या खाना खाने की जगह है, सोने की जगह नहीं है, अच्छा। है ना। तो इस तरीके से भी आप अपनी स्लीप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे हैबिट्स और मॉडिफिकेशंस करके। मतलब ज़्यादातर डॉक्टर्स, मतलब उस कोई इंसान है वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, उसे स्लीप इशू हो रहा है, वो किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे नींद की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है कि हर कोई नींद की दवाइयाँ ले रहा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये एक मिथ भी है दवाइयों को लेकर के। इवन जैसे अभी आपने बताया कि नींद की दवाइयाँ, ऐसे ही हमारी दवाइयाँ जो हैं, जो हम साइकेट्री में साइकेट्रिक इलनेस के लिए लिखते हैं, उनके साथ एक नोशन जुड़ा हुआ है कि ये तो दिमाग को ख़राब कर देती हैं, या लत लग जाती है इनकी, एडिक्टिव होती हैं ये, हाँ, या ये भी नशे की बहुत दवाइयाँ होती हैं। मैंने सुना है, मिथ है। हाँ, तो ड्रग्स हैं ये ऐसा तो। है कि जो मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक मेडिकेशंस है ना, वो नॉन एडिक्टिव हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ मेडिकेशंस हैं हमारी जिनका एक हैबिट फॉर्मिंग पोटेंशियल है, पर वो तब होता है जब वो अनसुपरवाइज्ड यूज़ हो रहा हो। जैसे कि हम कई बार शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए वो मेडिकेशंस लिखते हैं ताकि आपको इमीडिएट इम्प्रूवमेंट आए, आपकी नींद इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाए, आपके एंजाइटी सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएं। पर ओवर द टाइम विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स हम यूजुअली उनको टेपर करके बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप अनसुपरवाइज्ड उसको यूज़ करने लग जाते हैं, आप साइकेट्रिक कंसल्टेशन दोबारा नहीं लेते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं हैं, उनसे डिस्कस नहीं करते। अच्छा, ये दवाइयाँ हार्ट पर भी असर करती हैं? बहुत क्वेश्चन होता है जब लोग ये दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो उनको सबसे पहले यही कहा जाता है तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देंगी ये दवाइयाँ, तुम्हारा दिल ख़राब कर देंगी, तुम्हें एसिडिटी या कुछ पेट से जुड़ी दिक्कतें होने लगेंगी। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो हर मेडिकेशंस के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना होता है। अब मान लीजिए कोई मिनिमल साइड इफ़ेक्ट है, यूजुअली कई बार क्या होते हैं, कई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फॉर द टाइम बिंग इनिशियली आपको आते हैं, 1-2 दिन आपको कुछ ऐसा पेट में महसूस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है या इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, बट ओवर द टाइम वो इम्प्रूव हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो अगर आप अपने डॉक्टर से अगर कंसल्ट करेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि क्या हमें इस साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए किसी और मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या कोई हमें डोज में एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। क्या हमें, जैसे कोई बड़ी पावर की दवाइयाँ हैं तो हो सकता है आप टॉलरेट ना कर रहे हो, तो उसको हम छोटी पावर में लिख दें। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, है ना। और ये चीज़ें हर फील्ड से जुड़ी हुई है। इट्स नॉट ओनली कि साइकेट्रिक मेडिकेशन से इस तरह के इश्यूज आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स तो हर तरह के मेडिकेशन से आ सकते हैं। बट कौन से साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजेबल हैं, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स टॉलरेबल हैं, और उनके लिए क्या किया जा सकता है, अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई आपको इसका सॉल्यूशंस बताएंगे, है ना। बिना बात के बहुत ज़्यादा उसका फियर या एंजाइटी क्रिएट करके, है ना, और उसके बारे में एक मिसकंसेप्शन बना लेना, तो उससे क्या होगा कि उससे हम ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। फिर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर वहाँ दवाइयों से आपको एसिडिटी हो रही है, बट यहाँ आपको साइकेट्रिक इश्यूज से दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आगे जा कर के होने वाली हैं, तो आपको ये भी तो देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा आपके लिए आगे जा कर के इश्यूज बन सकती हैं। अच्छा, एक मिथ मैंने ये भी सुना है कि मिथ है रियलिटी है नहीं पता, कि अगर कोई बहुत स्ट्रेस लेता है तो उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बाल सफ़ेद हो जाते हैं। देखिए, बालों का झड़ना या चेंजेस आना हेयर में नो डाउट स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है, बट आप अभी जो हमने अभी तक डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस जो है वो कई बार आपके बॉडी में इस तरह के चेंजेस स्ट्रेस के कारण आ जाते हैं। तो जब हार्मोनल चेंजेस होंगे, जब केमिकल चेंजेस होंगे आपके शरीर में, तो ऑब्वियसली उसके अपने रिजल्ट्स होंगे, है ना। जैसे ओबेसिटी होती है, मोटापा हो जाता है कई बार स्ट्रेस के कारण, तो वैसे ही अच्छा, हेयर फॉल भी हो सकता है ना। वुमेंस में ख़ास तौर पर देखा गया है कि कहते हैं कि अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम्हें पीसीओडी हो जाएगा, पीसीओएस हो जाएगा, तुम्हारी पीरियड साइकिल ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो ये भी होता है स्ट्रेस की या डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से?
बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस आप ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं चीज़ों को लेकर के हैं, आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी समय से ख़राब चल रही है, तो उस कारण से वही जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और उनके कारण से इस तरह की समस्या आ जाती हैं। ऑल्दो हमें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि जो बाकी कारण हैं वो भी रूल आउट करने पड़ते हैं, बट हाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकेट्रिक इश्यूज आर रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ मेडिकल इलनेसेस। किसी लड़की में पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है स्ट्रेस की वजह से, तो उससे कोप अप करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपना मेंटल हेल्थ के लिए तो जो चीज़ें आप कर सकते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे हमने डिस्कस करी हैं, नॉर्मल रूटीन फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, अपना वर्क लाइफ बैलेंस कुछ क्रिएट ऐसी करना। चीज़ें जो आप कहना चाहोगे कि नहीं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है और ये हम खा सकते हैं? फूड, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेजरली जो आपको हर जगह हम एडवाइस करते हैं, या आपको हर तरह के साइकेट्रिस्ट या हर तरह के डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, वो है कि आप ऑयली जंक फूड जो है इसको तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी अपना यूजुअली कम रहना चाहिए। आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तो कैफीन इंटेक आपका कम होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपको दिन में कैफीन इंटेक कितना होना चाहिए एक इंसान का कि वो स्ट्रेस को ट्रिगर ना करे? ऐसा सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी के लिए वो इंटेक छोटा इंटेक भी अच्छा, ट्रिगर सभी कर के लिए सकता अलग है, अलग है। सबके लिए अलग अलग है। जब ब्रेकअप्स होते हैं या कोई रिलेशन हमारा अच्छा नहीं चल पाता, कोई अब मैरिज है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, तो उस वक्त ज़्यादातर लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों देखने को मिलता है एकदम से? ब्रेकअप्स मोस्ट ऑफ द टाइम एनजाइटी ट्रिगर कर जाते हैं, और कई बार इतनी सीवियर एनजाइटी या मूड सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि डिप्रेसिव एपिसोड भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेकअप में देखिए, आप जब आप एक लविंग रिलेशनशिप में होते हैं, वो वैसा ही है जैसा, मतलब हम कई बार इसको रिलेट करते हैं सब्सटेंस यूज़ की तरह, है ना। जैसे आपको आदत पड़ जाती है, जैसे कोई नशा करता है कोई, तो उसकी आदत पड़ जाती है उसको। तो जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि जब आपको लव और केयर मिल रही होती है आपको, तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जो एनहांस करते हैं आपके प्लेजर को, एनहांस करते हैं आपके अटैचमेंट को, एनहांस करते हैं। तो जब ब्रेकअप्स होते हैं तो एब्रप्टली क्या होता है कि आपको लव एंड केयर मिलनी बंद हो जाती है। उस कारण से फिर ये चेंजेस, केमिकल चेंजेस भी आते हैं। आपका डोपामिन लेवल फॉल कर सकता है, आपका ऑक्सीटोसिन लेवल फॉल कर सकता है। तो फिर ये जा कर के आपको मूड सिम्टम्स या एंजाइटी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ सिचुएशंस में देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग वहीं अटक जाते हैं। तो लोग कहा जाता है कि कह देते हैं कि नहीं, तुम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तुम वीक हो, वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो सकते हैं, हाँ, ये सब कई बार चीज़ें। ऐसा होता है ना, हम इसको बोलते हैं ड्रामेटिक सैडनेस। ड्रामेटिक सैडनेस नहीं होती है ना। आप किसी के इमोशनल कंपोनेंट को ऐसे इनवैलिडेट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, है ना। इसका बिल्कुल बायोलॉजिकल रीज़न है ना। हमने अभी तक डिस्कस किया कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, है ना, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। तो अब वो जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको अपने लेवल पे आने में, दोबारा से बैलेंस क्रिएट करने में टाइम लगेगा, है ना। तो उस टाइम तक पर्सन को इस तरह के सिम्टम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के इश्यूज आना बहुत कॉमन है। एक बहुत नॉर्मल चीज़ है सुसाइडल थॉट्स। इन सब चीज़ों में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। आप किसी भी डिप्रेसिव इंसान से आप मिलते होंगे तो बहुत कॉमनली वो ये कह देते हैं कि हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये सब, इन सब चीज़ों से कोप अप कैसे कर सकते हैं? मीन्स कि हमें थॉट आ रहा है, तो हम इन चीज़ों से एकदम से कैसे बाहर निकले, या क्या वो हम हैबिट्स रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं जो हमें मेंटल इलनेस से बाहर निकाल सके विदाउट मेडिकेशन? ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आना एक साइकेट्रिक एमरजेंसी मानते हैं हम। अगर किसी को इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो हम उसमें ये नहीं कहते कि आप अपने पार्ट पे ही एफर्ट्स करिए। उसमें आपको इमीडिएट साइकेट्रिक इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ रिस्क ये है, ऑल्दो सुसाइडल थॉट्स भी कई बार अर्जेस वैसे ही इम्पल्सिस में ही आती है, जैसे कि इम्पल्सिस आते हैं उसके, कि हो सकता है आपको एकदम से इम्पल्स आया, कोई ऐसा आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हो गए, और आपके माइंड में सडन थॉट आया कि अब मुझे जीना नहीं है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए किसी को ऐसा इम्पल्स आया
और उसने ऐसा कोई स्टेप ले लिया, उसने अपने आप को सेल्फ हार्म कर लिया, है ना, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे केस में हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको इमीडिएट साइकेट्रिक हेल्प लेनी है, या तो आपको किसी अपने नोन को बताना है, आपका कोई सोशल सपोर्ट है, कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है जो आपके क्लोज है, जो समझता है आपको, उसको इमीडिएटली बताना है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमें कोई ऐसा कलीग या हमें कोई पर्सन इस तरह की चीज़ें बता रहा है तो उसको इमीडिएट साइकेट्रिक कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अभी हमने वुमेन्स मेंटल हेल्थ की बात करी, तो मेंस मेंटल हेल्थ की भी बात कर लेते हैं कि अगर किसी मेन में मेंटल हेल्थ इशू है तो गर्ल्स में देखा जाता है कि उन्हें एकदम से चीज़ें पता चल जाती है बायोलॉजिकल। मेंस में कैसे पता लगता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है हमारे साथ, तो मीन्स हाँ कि अब हमें मेंटल इशू है। अ, आपका जो मेंटल हेल्थ के 2-3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका इमोशनल कंपोनेंट है ना, आपका सोशल कंपोनेंट है ना। इमोशनल कंपोनेंट, अपने इमोशंस कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो अगर आपको इमोशंस मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लग गया, जो पहले नहीं होता था ऐसा, आप छोटी छोटी बात पे इरिटेबल हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे आपको एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है ना, और फिर इवेंचुअली आपको बाद में ये भी रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें इतनी कंसर्न नहीं करनी चाहिए मुझे जितना कर रही हैं। हाँ हाँ, कई बार फील होता है ये तो चीज़ें। जब ये फ्रीक्वेंटली होने लग जाता है, जब आपको ऐसा फील होता है कि ये तो मेरा नेचर ही नहीं है, बट ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि शायद हो सकता है कि आप किसी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमने देखा है एडिक्शन अवेयरनेस, इंसानों की आदत हो जाना, किसी खाने की आदत हो जाना, इससे कैसे बाहर आना है। कोई भी चीज़ एक्सेस में हार्मफुल होती है ना। सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर हम एक बैलेंस रखें अपने सोशल मीडिया यूज़ में कि हम इतना ही टाइम यूज़ कर रहे हैं और उसको प्रोडक्टिव चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट है। बट हम उसका जब एक्सेस यूज़ कर देते हैं कि हम उसको बोर्डम के लिए, लोनलीनेस के लिए, या हम उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं डोपामिन हिट के लिए कि भाई हमें अच्छा लग रहा है ये आपने चीज़ें। बहुत यूज़ किया है वर्ड डोपामिन, हाँ, एक्सप्लेन कीजिए ये डोपामिन। डोपामिन बेसिकली ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है हाँ। दिमाग में, जैसे रसायन बोल देते हैं या केमिकल बोल दीजिए, है ना। ये इसी तरह के बहुत सारे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग में होते हैं। अगर ये बार बार डोपामिन रिलीज होता रहे तो हम हैप्पी रहेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी बातों से। इसका भी बैलेंस, जैसे हर जगह हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। एक्सेसिव ऑफ डोपामिन भी हार्मफुल हो अच्छा, सकता है, ज़्यादा खुशी भी हार्मफुल हो ज़्यादा सकती हार्मफुल हो है। सकता है। एडिक्शन में यही होता है। एडिक्शन में क्या होता है ना, जो एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, वो आपके रिवॉर्ड पाथवे को हाईजैक कर लेते हैं। क्या होता है इसमें कि जैसे आप कोई सब्सटेंस लेते हैं, उससे एक प्लेजरेबल इफेक्ट आता है डोपामिन के कारण, डोपामिन की फ्लडिंग हो जाती है कि आज बहुत स्ट्रेस है, हम ये कर लेते हैं, हमें अच्छा लगेगा आपको एकदम से। इमीडिएटली अच्छा लगने लग गया, आपका दिमाग शांत हो गया, आपके थॉट्स बंद हो गए। बट वो क्या होता है कि आप फिर क्या है, उसकी आदत पड़ जाती है, आप बार बार उस चीज़ को लेने लग जाते हैं, बार बार वो डोपामिन फ्लडिंग होती है, फिर एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है उस चीज़ पे। तो उस वक्त हमें क्या करना है कि मीन्स हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमें स्ट्रेस है, अब हमें यही खाना है, इसी इंसान से बात करनी है, लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। बिहेवियरल एडिक्शन और जो हमारे सब्सटेंस का एडिक्शन है, वो पाथवे काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। जो बिहेवियर, जैसे ईटिंग बिहेवियर्स की आप बात कर रहे हो कि अगर किसी का ईटिंग बिहेवियर ऐसा हो रखा है, तो उसमें आपको चीज़ें प्रैक्टिस, जैसे अपने पार्ट पे बहुत सारी चीज़ें कि आपको खुद को समझाना है, चीज़ों में डिले करना सीखना पड़ेगा आपको, डिले। कि आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की आदत जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे सब्सटेंस की ग्रेटिफिकेशन होती है हमें, कि इमीडिएटली सब्सटेंस मिल जाए तो हमारी क्रेविंग शांत हो जाएंगी। सिमिलरली आपको किसी एक चीज़ की आपको क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा, है ना, फिर आप वो एक्सेस में करने लग जाते हैं और बाकी आगे जाके हार्मफुल हो जाता है। तो आपको चीज़ों को डिले करना आना चाहिए, है ना। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कौन सी चीज़ आपको कितना हार्मफुल, बॉडी को कितना हार्मफुल रहती है। अवेयरनेस रहेगी, आप डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, आप मेडिटेशन, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। क्रेविंग ऐसे ही नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग भी अपने आप में कई बार डिप्रेसिव इलनेस में
जैसे एक ख़ास तौर का एक हम डिप्रेशन बोलते हैं, जो एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं, जिसमें कई बार जो सिम्टम्स या लक्षण जो आते हैं वो टिपिकल डिप्रेशन जैसे नहीं होते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक कंपोनेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग भी बोलते हैं, जिसमें आपको बहुत मीठा खाने की आदत पड़ जाती है। तो आपको इवैल्यूएट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको एक्नॉलेज करना है और फिर हेल्प सीख करनी है। ठीक है। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है वर्क लाइफ बैलेंस की, मीन्स हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, पूरे टाइम हम काम कर रहे हैं या कोई भी ऑफिस में है, फिर हम घर जा रहे हैं, घर जाके भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ हैबिट नहीं है, तो और वर्क लाइफ बैलेंस में भी जो वर्क कल्चर है वो बहुत टॉक्सिक है। टॉक्सिकनेस को तो हम कम नहीं कर सकते, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं? देखिए, टॉक्सिसिटी कैसे आती है, टॉक्सिसिटी के कंपोनेंट क्या होते हैं। अगर आपके वर्क प्लेस पे आपकी वैल्यू नहीं है, आपके काम की वैल्यू नहीं है, या आपको कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन है, आपको बार बार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या कई बार जॉब ही आपकी बहुत डिमांडिंग है, या बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना, जो रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो आपका स्किल है वो उसको मैच ही नहीं करता जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कई बार। तो इस कारण से एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है वर्क प्लेस पे। अब उससे निकलने के लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपको ना कहना आना चाहिए, आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस की, आपको अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए कि मेरा वर्किंग टाइम 6 बजे तक है, इसके बाद मैं घर चला जाता हूँ, तो मैं कैसे कट ऑफ हो जाऊँ काम से। आपको आपके वर्क प्लेस का काम घर लेकर के नहीं जाना है। अच्छा, वंस इन ए वाइल ठीक है, कई बार डिमांड्स ऐसी होती हैं, कई बार डेडलाइंस होती हैं, हमें मीट करनी होती हैं। वंस इन ए वाइल जहाँ आप मैनेज कर पाते हो वहाँ जस्टिफाइड है। ये सारी चीज़ें भी होती क्यों हैं ये भी समझना ज़रूरी है। कई बार जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा की हम बात कर रहे थे, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा कई बार आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके से बन जाती है आगे चाइल्डहुड ट्रॉमास के कारण, जहाँ आप एक रिलेशनशिप में भी रहते हैं तो वहाँ भी आप ना नहीं कह पाते। आप पे हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि सामने वाला मेरे से खुश रहे, वो डिसअपॉइंटेड ना फील करे, वो ऐसा ना फील करे कि हम उसकी बात नहीं सुन रहे। मीन्स यही ना, यही रहता है कि हम अपने आप को चूज नहीं कर पाते। हाँ, आप अपने आप को चूज़ नहीं कर पाते। आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं उनको भी मना नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। गिल्ट और फील होता है लोगों को कि मीन्स कि हमने गलत कर दिया है। हाँ, कई बार लो सेल्फ एस्टीम होना, लो कॉन्फिडेंस होना, आप खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, कई बार बहुत को डिपेंडेंट होते हैं आप, दूसरों पे बहुत डिपेंडेंसी होती है आपकी। तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि इस तरह की इश्यूज आते हैं, आप ना नहीं बोल पाते लोगों को। तो आपको उन पे काम करना है, आपको देखना है कि पास्ट ट्रॉमास या चाइल्डहुड इश्यूज कुछ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करना है, आपको साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेनी है, आपको ये चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आती हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि हमें ना कहना है तो आप आउट ऑफ नोवेयर आप अगले दिन से ऐसा स्टार्ट कर देंगे। बट आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इवेंचुअली आप फॉलो अप कर पाएंगे उसको। एक चीज़ ये भी बहुत नोट की जाती है कि मीन्स हमने किसी को ना कह दिया तो एक ओवर थिंकिंग होने लगती है कि हमने गलत कर दिया, हमने किसी को गिल्ट देने लगते हैं, सामने वाला हमें गिल्ट, ब्लेम ट्रैप बहुत वर्ड यूज़ होता है कि कोई हमें ब्लेम दे रहा है कि तुमने गलत कर दिया है। तो हमें क्या करना है, कौन सी बाउंड्रीज कब ऐसे सेट करनी है कि अब हमने ये सोच लिया, अब हम नहीं कर पाएंगे? बाउंड्रीज आपको खुद से ही सेट करनी पड़ेगी, आपको डेली रूटीन में देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर क्या है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, और आपको लगता है कि कोई ऐसा फ्रेंड है आपका, बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, वो सिमिलर सिचुएशन में नहीं है ना, वो नहीं किसी चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहा है, तो कई बार हम ऐसा फेस करते हैं कि वो हमारे साथ एक्सपेक्ट करता है कि हम घूमने चलें, उसके साथ हम टाइम स्पेंड करें इस तरीके से। और जब आप ऐसा उसको मना करते हैं कि नहीं, मेरा अभी क्रूशल टाइम चल रहा है, या अभी मेरे पे प्रेशर ज़्यादा है, या अभी मैं अपना टाइम सारा डिवोट करना चाहता हूँ स्टडीज़ को, तो आपको कई बार इस तरह की परेशानी होती है कि मैं उसको कैसे बोलूँ उसको बुरा ना लग जाए। बट आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो इवेंचुअली कहीं देखिए, जिसने बुरा मानना है उसने आज नहीं कल बुरा मानना ही है।
अगर आप अपनी जगह पे सही हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है कि लोगों की हैबिचुअल आदत नहीं होती कि पूरे टाइम 9 to 6 या जो भी टाइमिंग्स हैं 9 to 12 आवर्स की, उसके बाद ऐसा क्या हैबिट्स हम अपने अंदर लाएं कि हम अपने आप को टाइम दे सकें। वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोगों के साथ एक कॉमन इशू ये आता है कि वो ना सारा काम खुद ही मैनेज करने लग जाते हैं। तो आपको काम डेलीगेट करना आना चाहिए। आपको काम किसको क्या काम सौंपना है, किससे क्या काम करवाना है, ज़रूरी नहीं है कि हर टास्क आपके लिए बना है। तो अगर आप डेलीगेट करना नहीं जान पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, आप सारी जिम्मेदारी खुद ही ले लेंगे, तो फिर आप ओवरबर्डन हो जाएंगे और फिर बर्नआउट फील करेंगे। तो सबसे पहले डेलीगेट करना आना चाहिए। दूसरी चीज़, बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़रूरी है ना। आपके मैनेजर, आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं, उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन आपकी पहले डिस्कस रहती हैं कि आपका वर्क टाइम क्या रहेगा, है ना। तो वो बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि मेरा वर्क टाइम ये रहता है, तो मैं इतना ही काम करूँगा। और अगर इवेंचुअली आपको ऐसा फील होता है कि वर्क प्लेस पे आप बार बार ऐसा फील कर रहे हैं, ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत बर्डनड हो गए हैं, बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो गए हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना भी पड़ेगा कि क्या ये काम करना वर्थ है। आप जॉब स्विचिंग के बारे में सोचिए। फिर आपको ये समझना ज़रूरी है कि काम ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी काम का हिस्सा नहीं। एक बहुत कॉमन मिथ है कि जो वीक लोग हैं वही डिप्रेस्ड होते हैं। हम तो नहीं होते डिप्रेस्ड, लोग कह देते हैं। तो ये कितना सच है कि वीक लोग ही डिप्रेस्ड होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं ऐसे जिनको बहुत सारे साइकेट्रिक इश्यूज़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों ने, जिन्होंने बहुत काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो ये सोचना कि कहीं ना कहीं ये एक वीकनेस का इंडिकेटर है या एक वीक कैरेक्टर है, ये तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टीफैक्टोरियल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइकेट्रिक इश्यूज़ के लिए, और वो किसी को भी हो सकते हैं। तो ये सोचना कि इट्स अ पार्ट ऑफ ए वीक कैरेक्टर, तो बिल्कुल गलत है। आजकल बहुत चीज़ें होती है कि स्कूल में बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अब छोटे बच्चों से यही स्टार्ट कर देना चाहिए कि हाँ उन्हें पता हो, जैसे अभी आपने कहा बाउंड्रीज सेट करना, हमें स्कूल में या आपको भी कभी स्कूल में ये नहीं सिखाया गया होगा कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। और हमेशा क्या सिखाया जाता है स्कूल में या कोई भी टीचर, आपको सक्सेसफुल होना है। वो ये नहीं सिखाते कि हम कभी फॉल भी हो सकते हैं या कुछ हम फेलियर भी फेस करेंगे। तो कितना ज़रूरी लगती हैं ये सारी चीज़ें? बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि आप ये देखो, बहुत कॉमनली आप न्यूज़ में पढ़ लेते हो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए, उनके रिजल्ट्स आए और कोई फेल हो गया तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। कोटा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ हाँ, का। कोटा काफ़ी टाइम तक इस तरीके की न्यूज़ आती रही। तो आप ये देखिए, जैसे हमने भी 10th करी, हमने भी 12th करी, एजुकेशन ले ली, MBBS करा, तो ऐसा कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे भी ऐसा था कि जब हम पेपर दे रहे थे 10th के 12th के, तो वो लगता था कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा टास्क है। और हमें भी इस तरह के एंजाइटी फियर्स थे कि अगर फेल हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारे कल्चर में कभी बच्चों को बड़ी पिक्चर दिखाई नहीं जाती, है ना। बच्चों का दिमाग इतना मैच्योर होता भी नहीं है, उस एज पे आपका दिमाग इतना मैच्योर होता भी नहीं है कि आप खुद से वो समझ पाएँ कि इसके अलावा भी ज़िंदगी है। है ना। हमें यही सिखाया जाता है आप कि 10th में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे उस पे ज़िंदगी एक में। बहुत बड़ा स्पॉट लग जाता है कि ओह ये 10th फेल है, ये 12th फेल है। और बच्चे भी उसे नेगलेक्ट करने लगते हैं, टीचर्स नेगलेक्ट करने लगती है उस बच्चे को। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने 10th में फेल हुए हैं और आगे जा कर के लाइफ में बहुत कुछ बहुत अचीव अचीव करा किया है। है। यस। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका एजुकेशन है, जो आपकी स्टडीज़ हैं, वो आपकी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं है। उसके अलावा सिर्फ भी बहुत एक ही कुछ है। डोमेन है वो, उसके अलावा बहुत सारे डोमेन्स हैं। सिमिलरली आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ आपके स्टडीज़ के बेसिस पे नहीं है। बहुत सारे आपके स्किल्स हैं, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां आप एक्सेल कर सकते हैं विदाउट स्टडीज़ भी। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग कैसे करनी है। कि मीन्स होता है ना कि बच्चे को बहुत नेगलेक्ट करा जाता है, बच्चे की फीलिंग्स नहीं समझी जाती हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपको अपने या टीचर्स को भी, कि आपको बच्चों को ये ज़रूर सिखाना है कि वो आगे जाके मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस ना करें?
देखिए दोनों तरह की अगर आप बहुत हार्श पेरेंटिंग करते हैं, है ना, आप एक बहुत फोकस्ड हो जाते हैं कि इस एज में मेरे बच्चे को ये सीख लेना चाहिए, ये आ जानी चाहिए, है ना। बहुत हार्श कई बार इनिशियल डेज में टॉयलेट ट्रेनिंग, बहुत हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग होती हैं, पर उसमें क्या होता है कि आगे जा कर के अब तो बहुत हमने कोरिलेशंस भी देखे हैं कि बहुत सारे न्यूरोटिक ट्रेट्स मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के इश्यूज़ बहुत कॉमनली ऐसे बच्चों में आते हैं जिनकी बहुत हार्श पेरेंटिंग हुई होती है। तो बहुत हार्श पेरेंटिंग नहीं करनी है, बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना है ना। और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं बच्चे को, उसको वैलिडेट, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको डिस्पोज नहीं करना है, डिसमिस नहीं करना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज़ बहुत इंडिया में देखी जाती है, इंडियन कल्चर में, कि अच्छा डिप्रेशन है, नहीं कुछ ऊपर की बीमारी है, ले चलते हैं पंडित जी के पास, ठीक हो जाएगा। बहुत फ़नी साउंड करती हैं ये चीज़ें, लेकिन अंदर जो इंसान डिप्रेस्ड फील कर रहा है उसको पंडित जी के पास ले जाना या किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर ले जाना कितना गलत या कितना ठीक है, कि मीन्स पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए इस बीच में? ये बहुत पुराना बिलीफ है, बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं जब, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि नज़र लग गई। कुछ नज़र लग गई या कुछ भूत प्रेत का चक्कर हो गया है, हाँ। इस तरह की बातें मन में आती हैं। तो उसमें क्या है, कई बार हम फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, कई बार झाड़ फूँक कराते हैं, कई बार हम मंदिर ले जाते हैं, है ना, टेंपल विजिट्स होती हैं। देखिए वो गलत नहीं है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, पर आपको साथ के साथ आपको साइकेट्रिक हेल्प या ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत रहती है ना। बायोलॉजिकल रीज़न है बिल्कुल इन चीज़ों के पीछे, साइंटिफिक वे में उसको जस्टिफाई करती है कि क्यों होती हैं ये चीज़ें, और उसका ट्रीटमेंट भी है हमारे पास, और बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत जल्दी ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, तो जो नॉर्मली जैसे आपने कहा कि साइका इलनेस होती है, जैसे आपने अभी वो मुन्ना भाई की बात की, हाँ ऐसी एक इलनेस होती है कि कोई हम किसी स्पिरिचुअल इवेंट में बैठे हैं तो उसे कहना माता आ जाना, और हाँ ये हाँ सब चीज़ें भी बहुत देखी जाती है। तो क्या ये भी एक मेंटल इलनेस है या स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर ये करेक्ट है? हाँ, ये एक हमारे डायग्नोस्टिक एंटिटी में तो आती है, मतलब हम इसको डायग्नोस तो करते हैं, जिसको हम ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। उसमें कई बार इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें आदमी को, औरत को ऐसा महसूस होता है कि उनके ऊपर भगवान आ गई है या देवी माता आ गई हैं, इस तरह के। पर उसका कल्चरल कंटेक्स्ट समझना, है ना, ऐसी चीज़ों को बड़ा सेंसिटिव वे में डील करना चाहिए। आप वो जो कल्चरल बिलीव्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप ट्रू। उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको उस कल्चरल बिलीफ की भी रिस्पेक्ट करनी है और साइड बाय साइड उसका ट्रीटमेंट भी करवाना है। तो बिल्कुल ऐसा है कि इसका बायोलॉजिकल रीज़न है, साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं ऐसे केसेस में, और ये और ये मेडिकेशन से ठीक हो जाती है? ठीक भी हो जाती हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। आप एक क्या लाइफस्टाइल इंसान को फॉलो करने के लिए कहोगे कि आप सुबह से रात ये कीजिए वर्क बैलेंस के साथ, जिससे आप क्या एडवाइस देंगे? जैसे आपने अभी डायरी राइटिंग बताया, डायरी राइटिंग के अलावा और क्या चीज़ें, मेडिटेशन करनी है तो लोगों को यही नहीं पता मेडिटेशन होती कैसे है, हमें क्या क्या चीज़ें, स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि इंसान में मेंटल इलनेस कम रहे? अ, देखिए सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले आपको हरी में नहीं रहना है ना। आप सुबह उठते ही एकदम से हो जाते हैं कि मेरे को तुरंत भागना है, तुरंत तैयार होना है, तुरंत नहाना है, ठीक है। जैसे 9 बजे अगर आपका ऑफिस टाइमिंग है, आप 8:30 बजे उठ रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि तुरंत मैं तैयार होकर के मैं पहुंच जाऊं, तो वो क्या है, वो रिपीटेडली वो सर्कल फॉलो करने से आपका जो ब्रेन है वो कांस्टेंट हरी में रहेगा, है ना। तो आगे जा कर के प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आपको अपने आप को टाइम देना है, सुबह की शुरुआत थोड़ी स्लो होनी चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। आप सुबह उठ रहे हैं, है ना, आप थोड़ा सा जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत कॉमनली, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगा प्रैक्टिसेस जो होती हैं, आप अगर वो फॉलो करते हैं आप वो फॉलो कर लीजिए। या कई बार छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉकिंग कर ली आपने, है ना, या मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए थोड़ी दूर,
तो इस तरह की एक्टिविटी कर ली। फिर आप घर पे आए, फिर आपने शावर लिया, आपने अपना रूटीन स्टार्ट करा, है ना। आप मॉर्निंग में कई बार कोई थोड़ा बहुत कॉफ़ी चाय ये सब लेना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें इश्यूज़ नहीं क्रिएट करती हैं तो आप वो लीजिए। फिर आप आराम से जाइए अपने काम पर, उसमें हरी मत करिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए हर चीज़ों में। काम पे जाकर भी चीज़ें ऐसे ही करनी है आपको। आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, मल्टीपल टास्क हैं, तो आपको टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे 5 काम मैं पाँचों काम मैं एक साथ कर लूँगा, है ना। मैं सोचूँगा पाँचों के बारे में तो मैं एक भी नहीं कर पाऊँगा। तो आपने प्रायोरिटाइज़ करना है कौन सा काम है जिसको इमीडिएट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है और कौन सा काम है जो बाद में भी हो सकता है। तो आपने अपने वर्क प्लेस पे भी चीज़ें इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करनी हैं। फिर आप शाम को आते हैं तो शाम को भी आपने थोड़ा रिलैक्स होना है। ऐसा ना हो कि आप 8 बजे से शाम के 8 बजे तक काम कर रहे हैं, आपके पास रिलैक्स करने के लिए टाइम ही नहीं है। शाम को आते हैं तो कई लोगों की आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है, कई लोगों की टीवी देखने की आदत होती है, कई लोग अदर अदर हॉबीज़ होती हैं। तो अपनी हॉबीज़ थोड़ी बहुत फॉलो करिए, वो उनको उनको ज़िंदा रखिए। और जब सोने भी जाते हैं तो टाइम से सोना। शाम को ऐसा नहीं हो कि आप 12 बजे सोने जा रहे हैं, तो अपना जो स्लीप रूटीन है उसको भी फॉलो करिए। ठीक है। एक चीज़ होती है कि डिटॉक्स वाटर ये सब डाइट में फॉलो करना है, सब बनाए रखते हैं, हमें इतने लीटर पानी पीना है और हमें ब्रेकफास्ट ये लेना है, लंच ये लेना है, हर हम्म। चीज़ पर्टिकुलर कर देता है इंसान। तो हम्म। इस चीज़ को इतना पर्टिकुलर करना ठीक है कि हमने इतना पर्टिकुलर कर रखा है, अभी हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं करेगा। देखिए, कॉन्शियस रहना अपने डाइट के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में अच्छी चीज़ है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। बट आप ओवर कॉन्शियस हो जा रहे हैं, आप इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपको हमेशा, आपने कहीं छोटा मोटा कुछ खा लिया इधर उधर से तो आपको एंजाइटी ट्रिगर हो गई। तो इतना जिम भी फ्रीक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर होता है। कॉन्शियस नहीं होना हाँ। चाहिए। आपको डाइट वैसे ही रखनी है जो चीज़ें मैनेजेबल हों। ऐसा ना हो कि आपने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर दी है और आपको फिर उसका प्रेशर इतना हो गया कि आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, या फॉलो कर पा रहे हैं तो उसका बड़ा स्ट्रेस हो रहा है आपको। अब अभी आपने डाइट वगैरह हमने डिस्कस किया, इमोशनली अपने आप को बेटर रखने के लिए क्या करना है कि मीन्स डायरी लिख लें, मेडिटेशन कर लें, इन दो चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ें हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं जिससे हमारी हम्म। इमोशंस बैलेंस रहें? इमोशंस बैलेंस करने के लिए इमोशंस को एक्नॉलेज करना। कभी भी आपको किसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, इमोशनल सिम्टम्स आते हैं, तो पहले एक्नॉलेज करना है कि मुझे ये क्या हो रहा है। उसको डिस्पोज नहीं करना, उसको सप्रेस नहीं करना। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, कोई बात हो गई, कोई आपके वर्क प्लेस पे कोई इशू क्रिएट हो गया, तो अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं, तो आप उसको करिए। डिस्कस करने से क्या है, इमोशंस वेंटिलेट हो जाते हैं। वेंटिलेट हो जाने से काफ़ी रिलीफ महसूस होता है आपको। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई कि आपको अपना वर्क कैसे मैनेज करना है, इमोशंस कैसे मैनेज करने हैं, आपको अपना रूटीन कैसे फॉलो करना है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, आपको स्लीप आपको मैनेज करनी है, स्लीप रूटीन मैनेज करनी है। यही बेसिक एक्टिविटीज़ यही हैं अच्छा, जो आपको अभी डे टू डे कुछ लाइफ में फॉलो करनी स्टडीज है। सामने आ रही है कि पॉल्यूशन हमारे मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है। हम्म। कितनी कितनी सच है ये बात है? और पॉल्यूशन सच में अगर मेंटल हेल्थ पे फ़र्क डाल रहा है तो अब इसे कैसे ठीक करें हम? पॉल्यूशन तो हम हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। हमारे हाथ में तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो हम पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं, बट वो अभी नहीं, इस वाकई पॉडकास्ट का टॉपिक नहीं है। पॉल्यूशन की वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। हाँ, बट पॉल्यूशन की वजह से मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज आएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत आएंगी, आपको एनजाइटी इश्यूज आएंगे। पॉल्यूशन या कुछ चीज़ों की वजह से इंसान अपने आप को आइसोलेट करता जा रहा है, वो सनलाइट नहीं लेता है, वो हाँ। बाहर नहीं निकलता है, तो क्या इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? सनलाइट के कारण, अगर सनलाइट डिप्राइव्ड हैं आप, एक डिसऑर्डर होता है साइकेट्री में, हम जिसे बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। या हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो गर्मियों में बिल्कुल ठीक रहेंगे, बट आपको सर्दियां आते ही उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लो मूड, लेथार्जी, काम में मन नहीं लगना, एंजाइटी सिम्टम्स, स्लीप खराब हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छी थेरेपी जो है वो यही है कि सनलाइट थेरेपी है। ऑल्दो उसमें ऐसा भी है कि इट्स नॉट ऑलवेज सनलाइट, कई बार हम आर्टिफिशियल लाइट भी यूज़ करते हैं उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी में। अच्छा। बट ऑब्वियसली सनलाइट में जाना, ओपन में बैठना, बहुत सारे आपके
इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देता है। सो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। इस पॉडकास्ट में हमने वो सभी टॉपिक्स कवर करे, कोशिश की उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं। होप आप सबको कुछ हेल्प मिली होगी कि आप अपने इमोशंस कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ कैसे बैलेंस कर सकते हैं। फिर एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।